जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द लॉलन टॉप क्लासेस में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यह एनसीईआरटी का साइंस का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पेज पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन हो चुका है। पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन नंबर की तरफ। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम यानी अब के जो आवर्त के नियम हैं उसके अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसका फलन है? तत्वों का गुणधर्म आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है? तो मोसले ने दिया है। यह किसने दिया है? तो मोसले नामक वैज्ञानिक ने दिया है। यह मोसले नामक वैज्ञानिक ने दिया है, जो कि यह परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। इसका मतलब यह परमाणु संख्या पर आधारित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या पर आधारित है, जबकि पहले का जो था डार्विनियन का त्रिक नियम एवं अष्टक का सिद्धांत वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? यह परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, जिसकी खोज जिसका निर्माण मोसले ने दिया है। मोसले ने दिया है। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया है? तो मोसले ने दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आपको बता दें कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। तो आवर्त किसे कहते हैं? आवर्त सारणी में उपस्थित क्षैतिज कतारों को ही की संख्या को ही आवर्त कहते हैं। जैसे क्षैतिज कतार इधर से 7 होती है, जैसे आप लोग देखे होंगे 1 2 3 4 ऐसे 7 होती है। तो यही है आवर्त। और वर्ग कौन होता है? तो वर्ग ऐसे होता है जो कि वर्गों की संख्या 18 होती है। 18 है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। तो चलिए बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है। किसके आधार पर सजाया है? तो यह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया है। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया है। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया है। और जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है, जो कि मोसले द्वारा दिया गया है, वह परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। और मेंडलीफ ने जो दिया है नियम आवर्त सारणी, वह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में आधार पर सजाया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आपको बता दें कि आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग, वर्ग बोले तो ऊपर से नीचे ऐसे वर्ग होता है और ऐसे स्तंभ होता है, जिसे आवर्त कहते हैं। ये आवर्त है और ये वर्ग है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? तो क्षारीय धातु होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु है, जबकि दूसरे वर्ग के सदस्य क्षारीय मृदा धातु है। दूसरे वर्ग का सदस्य है आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के सदस्य है कौन है? तो क्षारीय मृदा धातु होगा। और प्रथम वर्ग बोला जाए तो क्षारीय धातु होगा, केवल क्षारीय धातु होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही एक क्वेश्चन पर हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन बताते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की कितनी उपस्थिति है भाई? तो यह 0.03% है। जबकि अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% उपस्थित है। अगर नाइट्रोजन पूछ दे तो यह 78% होगा। वायुमंडल में CO2 यानी CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। इसकी उपस्थिति वायुमंडल में कितनी है? तो 0.03%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 36 है, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। आपको पता होगा कि जो उपधातु के बाईं तरफ की सारे तत्वों को धातु माना गया है और दाहिने तरफ के तत्वों को अधातु माना गया है। तो कार्बन क्या है? अधातु है, क्योंकि यह उपधातु के बाईं तरफ स्थित है। मान लीजिए कि यह उपधातु है, तो इधर हो गया अधातु और इधर हो गया धातु। तो कार्बन उपधातु के दाहिने तरफ स्थित है, इसलिए यह अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सीना बार किसका अयस्क है? सीना बार जो अयस्क होता है, किसका अयस्क होता है? सीना बार किसका अयस्क है? तो यह पारे का अयस्क होता है। सीने बार किसका अयस्क है? यह पारे का अयस्क है। यह बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग जरूर याद कीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहा जाता है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसे आप लोग ज़रूर याद कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलता होगा और क्वेश्चन बैंक में भी यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ज़रूर कंप्लीट कीजिए। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 38 का बी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? आपको बता दें कि अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं और ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं। वैसी क्रियाएं जिसका संचालन मानव द्वारा किया जाता है, यानी खुद उसके द्वारा किया जाता है, तो वह ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। अनैच्छिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं जो बिना इच्छा की होती है, तो वह ऐसी क्रियाएं अनैच्छिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे अनैच्छिक क्रियाएं यानी हृदय का धड़कना, यह एक अनैच्छिक क्रिया है। हृदय के धड़कन को हम लोग नहीं रोक सकते हैं, इसलिए यह अनैच्छिक क्रिया है। मतलब कि हमारे इच्छा के अनुसार यह नहीं काम कर रहा है। जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है, क्योंकि टहलना हम अपने अनुसार निर्भर करते हैं कि हम टहले या नहीं टहले, तो यह ऐच्छिक क्रिया है। टहलना क्या है? टहलना बोले तो यह ऐच्छिक क्रिया होगा। और अनैच्छिक क्रिया कौन सी होगी? जैसे हृदय का धड़कना, यह कभी नहीं रुकता है क्योंकि यह हमारे अनुसार संचालित नहीं होता है, जबकि टहलना हमारे अनुसार संचालित हो जाता है, तो यह ऐच्छिक क्रिया है। यह और हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसका मतलब कौन अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब कौन ऐच्छिक क्रिया है? यह ऐच्छिक क्रिया पूछ रहा है कि जो आपके द्वारा संचालित हो सके। तो देखिए इसमें वमन, चबाना, लार आना, हृदय के धड़कना। हृदय के धड़कना अनैच्छिक क्रिया है। लार आना, लार अपने आप ही आता है, तो यह अनैच्छिक क्रिया है। वमन उल्टी को कहते हैं, यह उल्टी कभी भी हो सकता है, तो यह हमारे द्वारा संचालित नहीं होता है, इसलिए यह अनैच्छिक क्रिया है। और चबाना तो यह ऐच्छिक क्रिया ही होगा, क्योंकि चबाना हम अपने अनुसार करते हैं, हम चबाए या नहीं चबाए, तो इसलिए यह ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण है। चबाना ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, या क्वेश्चन ऐसे भी लिख देता है, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। आयोडीन यानी साल्ट में आयोडीन पाया जाता है, नमक में ही आयोडीन पाया जाता है। तो आयोडीन की कमी के कारण ही ग्वाइटर अथवा घेंघा नामक रोग उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
41 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में जो विभिन्न जैविक कार्य होता है उसका नियंत्रण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका द्वारा भी होता है, रसायनों द्वारा भी होता है, तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा। अच्छा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वैद्युत परिपथ की शक्ति होती है, वैद्युत परिपथ की शक्ति होती है, वैद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²R होती है। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए, हीटर जिस पर खाना वाना बनता है वही हीटर, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? वह है, किसका उपयोग किया जाता है विद्युत हीटर में? तो आपको बता दें, वह नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। वह नाइक्रोम का उपयोग होता है विद्युत हीटर में। किसका उपयोग किया जाता है, किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। तांबा, तांबा को कापर कहते हैं, शिव कहते हैं। टंगस्टन, विद्युत बल्ब में उपयोग होने वाला धातु कौन सा है? विद्युत बल्ब में उपयोग होने वाला तत्व कौन सा है? तो टंगस्टन होगा। विद्युत हीटर बोले तो नाइक्रोम होगा। यह दोनों क्वेश्चन डाउट डालते हैं, इसलिए आप लोग इसे दोनों को क्लियर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको सभी प्रकार का लिंक मिल जाएगा। वैसे ही हमारा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए 81 028 77 854। इस पर अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस नंबर पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। सभी पार्ट वाइज आपको PDF मिल जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि अगले वीडियो में जो गलती है उसको सुधार किया जा सके और बेहतर किया जा सके। विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। आपको बता दें कि विद्युत धारा होती है, उसका SI मात्रक एम्पियर होता है। वाट किसका मात्रक है भाई? तो यह शक्ति का SI मात्रक है। ऊर्जा का SI मात्रक है वाट, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। वोल्ट किसका मात्रक है भाई? तो यह विभवांतर का SI मात्रक है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ओम किसका SI मात्रक है भाई? तो यह प्रतिरोध का SI मात्रक है। प्रतिरोध का SI मात्रक कौन होता है? ओम ही होता है। ओम किसका SI मात्रक है? प्रतिरोध का SI मात्रक। अच्छा, प्रतिरोध किसे कहते हैं? आपको बता दें एक शॉर्ट लाइन में, वह पदार्थ जो प्रवाहित धारा में अवरोध उत्पन्न करता है वही प्रतिरोध कहलाता है। वह पदार्थ जो प्रवाहित धारा में अवरोध उत्पन्न करता है अर्थात रुकावट उत्पन्न करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है, मात्र एक क्वेश्चन बचा है। इसके बाद पार्ट वाइज हम सोशल साइंस का भी PDF तैयार हो रहा है, सोशल साइंस भी चलेगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, इस पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से भी हम जुड़ देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आवेश का SI मात्रक है। आवेश का SI मात्रक कौन होगा भाई? इसे पिछले हम बताए हैं, इसके एक ही पीछे बताए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देख लिए, उसमें बताए हैं हम वोल्ट किसका मात्रक है, तो यह विभवांतर का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? यह प्रतिरोध का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है?
यह ऊष्मा का स्थायी मात्रक है, ऊष्मा का स्थायी मात्रक जूल होता है। तो और बचा क्या, कूलम्ब। इसका मतलब आवेश का स्थायी मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। आवेश का स्थायी मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि जो इस वीडियो में गलती है, मिस्टेक है, उसे अगले वीडियो में सुधार किया जा सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चलिए वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। वीडियो को फिनिश करने से पहले एक बार हम आपको फिर कहते रहें कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई हो तो। अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पसंद आया है तो लाइक भी कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।